हेलो एवरीवन, मैं रानी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डिस्कस, जिसका नाम है आपका पिछड़ा वर्ग आंदोलन। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम में आंदोलन जो होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। एपिको आंदोलन क्या है, साइलेंट वैली आंदोलन क्या है, नर्मदा आंदोलन क्या है, राइट। वैसे ही पिछड़ा वर्ग आंदोलन क्या है, निजातीय आंदोलन क्या है, ये हर एग्ज़ाम में ना क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। MPSC 7 का ये टॉपिक है, लेसन नंबर 8। अगर आप मास्टर्स में हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो इसकी हेल्प से। और वैसे भी अगर आप पॉल साइंस या आप हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं आंदोलन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम पिछड़ा वर्ग आंदोलन आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई, इसके अंदर क्या कहा गया, ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, पिछड़ा वर्ग आंदोलन जो होता है ना, वो किसे कहा जाता है? अनुसूचित जातियां जो होती हैं उनसे ऊपर और जो उच्च जनजातियां होती हैं उनके जो नीचे जो होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। एक तरीके से अगर हम कहें तो जो जातियां होती है उसको कैटेगरी में डिवाइस कर रखा होता है, राइट। जनरल है, ST है, SC है, OBC है। ये तो जो OBC वाली जो जाति होती है ना, उसको कहा जाता है, हमें पिछड़ी जाति कहा जाता है, ठीक है। अब इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने अपने अधिकारों की मांग की तो किन किन अधिकारों की मांग की, ठीक है। किन किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। किन किन का प्रभाव अत्यधिक रहा, ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स, ये सब हम देखेंगे। कौन कौन से दल आए, कौन कौन से संगठन का निर्माण किया गया इसके अंदर, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, ठीक है। किस तरीके से बदलाव आया, किस तरीके से इनको अधिकार प्राप्त हुए, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि जैसे जो पश्चिम भारत और दक्षिण भारत जो था ना, इसके अंदर जो दक्षिण भारत के जो लोग थे ना, वो मुख्य रूप से उन्होंने बहुत ज़्यादा मांग, बहुत ज़्यादा जल्दी अधिक, अगर हम कहें ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी सफल हो गए वो, उनको मतलब राइट्स जो थे वो पहले मिल गए। लेकिन जो पश्चिम भारत था वहाँ पे उनको थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा अधिक समय लगा। वहाँ पे जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने बात की उनके अधिकारों के लिए, है ना। और ज्योतिबा फुले ने मतलब उनके राइट्स की बात की, ठीक है। यहाँ पे देखो आरक्षण की बात की गई थी। 1917 में ये कहा गया था कि ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर जो साहू नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दी थी, है ना। और 1990 के दशक में जब ये पिछड़े वर्ग की जातियों ने आंदोलन सक्रिय किया तो उस वक्त इनके लिए 50% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व की जाने लगी, ठीक है। तो चुनाव लामबंदी क्या है ना। फिर कौन कौन से दल आए, कौन कौन से गठन आए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो हम देखते हैं पिछड़ा वर्ग आंदोलन क्या है। पिछड़ा वर्ग आंदोलन यानी कि जो पिछड़ी जातियाँ होती है ना, अनुसूचित जातियों से ऊपर और उच्च जाति जो हैं उनसे नीचे के जो क्रम में इनको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कहेंगे तो आप अगर इसकी डिफाइन लिखोगे ना, तो ये समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखें तो अनुसूचित जातियाँ जो होती है ना, ये जो OBC होते हैं, ये अनुसूचित जातियों से ऊपर और उच्च जातियों से नीचे रखा जाता है इनको, ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन सी श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है? इनके अंदर खेतिहार जातियां हैं, कारीगर जातियां हैं, सेवक जातियां हैं, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि भाई पिछड़ी जातियां जो हैं ये कब आई, तो ये वैसे तो तीसरे दशक से हम देखें तो ये विगत 3 दशकों से हमारे सामने ये मुद्दा जो है पिछड़ी जातियों का, ये हम देखते आ रहे हैं। लेकिन 1990 में अत्यधिक रूप से सक्रिय हुआ, अगर हम ये कहें कि एक तरीके से प्रबल, एक तरीके से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो ये था 1990 में, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक, यानी कि अगर हम कहें कि सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर इसे बहुत ज़्यादा प्रभुत्व मिला, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभुत्व पूछे कि कहाँ मिला, तो दक्षिण भारत में मिला था। अगर हम कहें OBC के नाम से अगर हम इसे जानें तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसे OBC के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग में किसी भी जाति को अपनाना एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब अगर हम बात करें कि भाई पिछड़ी वर्गीय जातियाँ जो हैं इसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंदर हमारा पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। फिर MP के अंदर
ये तो सारे स्टेट्स हैं। फिर एमपी के अंदर किस किस को, एमपी में आपके कुर्मी है, कोयरी है, गुज्जर है, जाट है, इन सबको। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कपू है, कामा है, रेड्डी है, वोकलिंगा है, ये सारी जो जनजातियां हैं ना, इन सबको पिछड़ी जातियों के अंदर, पिछड़े वर्गों के अंदर सम्मिलित किया गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो निम्न पिछड़ा वर्ग है, इसके अंदर क्या आता है, पिछड़ा वर्ग है, मध्य पिछड़ा वर्ग है, निम्न पिछड़ा वर्ग है, इन सबकी श्रेणियों के अंदर सम्मिलित किया गया। तो निम्न पिछड़ा वर्ग के अंदर किन किन लोगों को सम्मिलित किया गया, तो निम्न पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत लोहार, नाई, भिस्ती आदि जातियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अब ये जो राज्य है ना, ये क्या होते जा रहे हैं, ये जो निम्न पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ये सारे जो लोग आते हैं ना, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई पिछड़ी जाति जो है, इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राज्य नीतियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। पिछड़ी जातियाँ जो हैं, देखो कोई सी भी जाति हो, उसका सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो वैसे ही जब ये पार्टियाँ आई ना, तो इन्होंने इनका उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, और अगर हम कहें कि दक्षिण भारत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है। जो पिछड़ी जातियाँ थी, उन्होंने क्या किया, शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप को मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया, एकजुटता स्थापित करनी स्टार्ट की, विभिन्न दल बनाने स्टार्ट किए अपने। ठीक है। अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर इन्होंने क्या किया, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए सामाजिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए। गुटबंदी करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर गुटबंदी करी, और गुटबंदी के आधार पर इन्होंने क्या किया, सरकार की नीतियों के फलस्वरूप ही गुटबंदी की। ठीक है। अब इससे इन्हें बल कब मिला, इन लोगों को अगर हम कहें कि इन लोगों को हवा कब मिली, इन लोगों को थोड़ी सी पावर कब मिली, तब मिली जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, जब भू संपत्ति का समेकन हुआ, और हरित क्रांति के समय पे तो सबसे ज़्यादा इनकी धारणा जो थी वो प्रबल होती चली गई। ठीक है। अन्य कारण ये है कि भाई अब जो जनसंख्या है वो ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है, जजमानी प्रथा का अंत हो गया, इन सारी चीज़ों से इनकी जो धारणा थी ना वो प्रबल होती चली गई। और भी कारण है जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्स बना के मेंशन कर रखे हैं। ठीक है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें। भूमि सुधार के कारण पिछड़ा वर्ग जो था वो उन भूमियों का मालिक बन गया। जो पिछड़ा वर्ग था वो क्या करता था, भूमि पे ही काम करता था। तो भूमि सुधार के कारण क्या हुआ, ये जो पिछड़ा वर्ग था ना, ये इस भूमि का ही मालिक बन गया। जहाँ पर वो काश्तकारी करते थे, या जो पंचायत राजनीति में आए ना, पंचायत राजनीति में जब ये आए तो क्या हुआ, इन पर ही हावी होने लग गए। देहात स्तर पर अगर हम बात करें तो देहात स्तर पर क्या हुआ, पिछड़े वर्ग ने वोट पर कब्जा जमा लिया। ठीक है। हरित क्रांति मतलब वोटिंग वगैरह की जो राइट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। फिर हरित क्रांति के अंदर क्या आता है, पिछड़े वर्गों पर अधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण प्रभावित हुए। यानी कि जो हरित क्रांति, इसने लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को प्रभावित किया। अन्य पिछड़े वर्गों के माध्यम से एक मध्यम वर्ग का उदय भी पिछड़ी जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव का कारण रहा। जो पिछड़ी जातियां हैं वो क्या है, उसके अंदर मध्य वर्ग आता है। ठीक है। निम्न जातियां आती है, निम्न जातियों के अंदर मैंने आपको बताया था लोहार है, नाई है, भिस्ती है, इन सारे लोगों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। वहीं मध्यम वर्ग की जो जातियाँ थी, उन सब पर भी क्या हुआ, उनके सामाजिक स्तर पर, उनके आर्थिक स्तर पर, उनके राजनीतिक स्तर पर बदलाव आया। ठीक है। और ये इन बदलावों का कारण यही सब था, देहात स्तर पर वोटिंग, भूमि स्तर, ठीक है, हरित क्रांति है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, भू संपत्ति, ये सारी जो चीज़ें थी ना फ्रेंड्स, इन सब ने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाला। अब हम देखेंगे स्वतंत्र उत्तर काल में पिछड़ा वर्ग आंदोलन क्या है। तो पिछड़ी जातियाँ जो थी ना वो सबसे पहले दक्षिण भारत में आई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नौकरी का आरक्षण प्राप्त किया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नौकरी के आरक्षण की मांग की थी पिछड़ी जातियों ने। तो अब उत्तर भारत के लोगों को तो पहले नहीं मिला था, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को बहुत जल्दी सफलता हासिल हो गई थी। दक्षिण भारत के जो लोग थे उनको नौकरी का आरक्षण प्राप्त हो गया था। उन लोगों ने एकत्रित होकर मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति जो थी ना, ये ब्राह्मण्य जाति के खिलाफ थे दक्षिण भारत के लोग, और इनकी निर्जातीयता यानी कि अपनी पहचान स्थापित करने का जो कारण था ना, वो भी ब्राह्मण्य व्यवस्था पर इन्होंने क्या किया, सवाल खड़े करे इन्होंने। ठीक है। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए ये जो ब्राह्मण्य व्यवस्था थी ना, इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट थे।
क्या थे ये इसके बिल्कुल ही फ्रेंड्स अगेंस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उच्च जातियों के रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ जो थी, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपनाने का प्रयत्न किया। दक्षिण भारत में आर्य नामक संगठन के द्वारा पिछड़ी जातियों को आरक्षण करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, दक्षिण भारत में आपने ये पढ़ा कि भाई उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को जो सीट्स थी वो प्राप्त हो गई, है ना। अब ये लोग जो थे वो ब्राह्मण्य जातीय व्यवस्था के खिलाफ थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के खिलाफ सवाल खड़े किए। और इन लोगों ने क्या किया, जो दक्षिण जातीय वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने धीरे धीरे उनकी जाति है, रीति रिवाज है, उच्च जातियों के जो लोग थे उनके रीति रिवाज है, रूढ़िवादिता है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे क्या किया, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम ये कहें कि दक्षिण भारत में आर्य नामक संगठन जो था इस वक्त वो भी प्रबल धारणा में था। उसने क्या किया, आर्य नामक संगठन ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण करने के लिए प्रेरित किया, यानी कि उसने भी इन लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि भाई तुम भी अपने आरक्षण की मांग करो। ठीक है, आर्य समाज के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति का निर्धारण जो है वो जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। ठीक है, तो व्यक्ति का निर्धारण कैसे होता है, जन्म से ना होकर के उसके काम से होता है। इसीलिए जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जाति या ये जो जाति का भेदभाव करते हैं ये सब नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके टाइम पे दो जो है ना, पश्चिम भारत पर और दक्षिण भारत पर इसका अत्यधिक इम्पैक्ट पड़ा। और अगर हम कहें कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले इन लोगों को सफलता हासिल हो गई थी। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या हुआ, पेरियर में अगुवाई ब्राह्मणी समाज को चुनौती दी गई। और वहीं अगर हम बात करें पश्चिम भारत की, तो पश्चिम भारत में पिछड़े वर्ग के द्वारा आंदोलन किया गया। और इस आंदोलन में ज्योतिबा फूले जो थे ना, इनका नेतृत्व बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इनके नेतृत्व से ही प्रभावित होकर साहू नाम का एक व्यक्ति था, जिसने क्या किया था, जिसने फ्री एजुकेशन कर दी थी। और उसने क्या किया था, उसने ये कहा कि भाई सबको जो शिक्षा का अधिकार है जो प्राइमरी लेवल पर वो दिया जाएगा मुफ्त, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 1973 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दलित जातियों और जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके राइट्स के लिए बात की थी। ब्राह्मण्य व्यवस्था को समाप्त किए जाने की बात की थी उन्होंने। अतः पिछड़े व दलितों को एकजुट करने में यह आंदोलन जो था वो बहुत हद तक सफल रहा। और इससे प्रभावित होकर साहू ने क्या किया था, साहू ने ब्राह्मणों की प्रभावशीलता की समाप्ति करने पर बल दिया था। ये कहा था कि भाई जो ब्राह्मण है ना, उन लोगों की जो प्रभावशीलता है उसको हमें समाप्त करने पर बल दिया। और उन्होंने 1970 में फ्री एजुकेशन की बात की। और 50% सीट की जो आरक्षण की बात थी वो तो 1990 में ही उन लोग को प्राप्त हो गया था, दक्षिण भारत के लोगों को। 1919 में बॉम्बे प्रांत में विधान परिषद का यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया। और इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद मंडल आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया गया, जो मराठा और संबद्ध वर्ग थे ना, उनके लिए 7 सीट रिजर्व की गई। अब हम बात करेंगे कि चुनाव लामबंदी के अंदर क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हुई, क्या क्या चीज़ें सक्रिय हुई। तो अखिल भारतीय नाम का जो स्तर का जो दल था ना, इसने क्या किया, उत्तर भारत में था ये अखिल भारतीय। ठीक है, अखिल भारतीय की स्थापना की गई थी। और इसके अंदर चौधरी चरण सिंह जो थे और जो कर्पूरी ठाकुर जो थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने पिछड़े वर्ग के राइट्स के लिए, पिछड़े वर्ग को सक्रियता के लिए, पिछड़े वर्ग के आंदोलन को सक्रियता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके इन दोनों की मृत्यु के बाद जो लालू यादव है, जो नीतीश कुमार है, ये सब लोग आए थे। और फिर भाजपा का आगमन हुआ था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जो था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाति मुद्दों को वर्गीय मुद्दों में बदला। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूपी और बिहार को ही राजनीतिक आधार माना और पिछड़ी जातियों की सक्रियता में उनको सपोर्ट किया। राइट, तो राजनीति का कुल मिलाकर मुद्दा ही इन्होंने ये बना दिया कि भाई हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनके राइट्स की बात करेंगे, ताकि जो लोग हैं वो क्या हों, इससे प्रभावित हों। ठीक है, 50 से 60 के दशक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनेक सभाओं में भाग लिया। जाति जो मुद्दा था वो राजनीतिक आधार पर यूपी बिहार में पिछड़ी जाति और वर्ग जो थे इनके राइट्स की बात की। 1953 में पिछड़ा वर्ग जाति सम्मिलित हुआ। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और जब कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आए नीतीश कुमार, मुलायम सिंह
लालू यादव, ये सब आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1984 में बसपा का गठन किया। इनके द्वारा राज्य स्तर पर पिछड़ों को सशक्त करने का प्रयास किया गया, यानी कि जो पिछड़े लोग थे ना उनकी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया। ठीक है। इसके बाद कांग्रेस आई। कांग्रेस 1975 के अंदर सर्वाधिक पिछड़ा आयोग का गठन किया गया जब कांग्रेस आई तब। और वहाँ पे 2001 में प्राइम मिनिस्टर जो थे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो थे राजनाथ कोविंद जो थे, सामाजिक न्याय मंच का गठन किया गया इनके द्वारा, जब लोगों ने एकजुट होकर के क्या किया, पिछड़े वर्ग की जाति को सक्रिय प्रबल बनाने के लिए बहुत सारे दलों का, बहुत सारे वर्गों का क्या किया, गठबंधन बनाना स्टार्ट कर दिया। आरक्षण की राजनीति के अंदर अगर हम ये कहें कि भाई ये 1990 से 270 के अंदर स्टार्ट हो गया, मतलब 1990 में स्टार्ट हो गया था और इसके अंदर 27% जो सीट थी ना उसके रिजर्वेशन की बात हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे 1950 के अंदर जो पंजाब राव देशमुख थे ना, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग जो था इसकी नींव रखी थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पिछड़े वर्ग नेताओं की मांग पर ही मंडल आयोग की सिफारिशों का गठन किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1990 में विश्व प्रताप सिंह की सरकार द्वारा इसे लागू किया गया। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि भाई ओबीसी जो जनजाति होती है उसको ही हम कहते हैं पिछड़ी जातियाँ। ठीक है। इसके अंदर प्रमुख नेता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके अंदर राम मनोहर लोहिया है, चौधरी चरण सिंह हैं, कर्पूरी ठाकुर है, ये सारे प्रमुख थे। इन सब के जब चौधरी चरण सिंह जो थे और जो कर्पूरी ठाकुर थे, उनकी मृत्यु के बाद आपका भाजपा वो लालू यादव है, नीतीश कुमार है, ये सब आए। इन लोगों ने प्रबल रूप से धारणा हासिल की। ठीक है। 1990 के जो चुनाव हुए उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो राजनाथ जी जो थे उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सरकार के द्वारा लागू किया गया। 1990 के अंदर 27% सीट जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करने की बात की गई थी। ठीक है। अब पिछड़ी वर्ग की जातियाँ जो थी इसके अंतर्गत इनके लिए क्या किया गया था, काका कालेकर और मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अब आपको आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में मैसेज करके बता सकते हो। आया हो या मेरा समझाया हुआ समझ आया हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।